अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो शायद इस पूरी जंग की सबसे अहम कहानी है, क्योंकि पहली बार खुद अमेरिका के अपने अखबारात कह रहे हैं कि यह जंग एक तबाही थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले खुद ट्रंप की अपनी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबार्ड ने उसे ओवल ऑफिस में बुलाकर साफ साफ खबरदार किया था। उससे कहा था कि अगर ट्रंप तुमने ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया तो उसकी जगह एक और ज्यादा सख्त गिर हुकूमत आएगी जो एटमी हथियार बनाने की तरफ और तेजी से बढ़ेगी। और फिर उसने एक एक करके हर उस चीज की पेशगोई की जो आज 6 महीने बाद हूबहू सच साबित हो रही है। दोस्तों, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा पूरी कहानी, और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है। आप देखेंगे कि कैसे कनाडा ने अमेरिका की बिजली काटने की धमकी दिया। जी हां, पूरा अमेरिका अंधेरे में डूब जाएगा। आप सुनेंगे कि कैसे आखिरकार अमेरिका ने खुद ईरान के सामने झुकना शुरू कर दिया और कैसे ईरान जो है वो नेतन्याहू को बेटे को कत्ल करने के करीब था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और आखिर में हम उस ढलते सितारे की कहानी सुनेंगे जिसे अब उसके अपने भी छोड़ने लगे हैं। तो जाइए नाजरीन, आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त आपसे हमेशा रहती है, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए, आपने खुद देख लिया हेडलाइंस में कि ऐसी न्यूज़ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी इस तरीके से। और फेसबुक पेज पे अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने पेज को फॉलो नहीं करना बल्कि सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले उस वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को समझते हैं जो इस पूरी जंग का असल चेहरा दिखाती है। रिपोर्ट कहती है कि जंग से पहले गबार्ड ने ट्रंप को 3 बातें साफ साफ बताई थी। पहली, सुप्रीम लीडर के कत्ल से एक ज्यादा खतरनाक हुकूमत ताकत में आएगी। दूसरी, कि ईरान फौरन बहर हुर्मुज़ बंद कर देगा जिससे दुनिया भर की तेल और गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, मंडियां खराब हो जाएंगी। और तीसरी, कि ईरान इस पूरे खित्ते में अमेरिकी फौजियों और उनके साथियों पर हमले करेगा। और सिर्फ तुलसी गबार्ड ने नहीं दोस्तों, फौज के बड़े कमांडरों ने भी कहा था कि इस जंग में अमेरिकी फौजी मारे जाएंगे, गोला बारूद के जखीरे खत्म हो जाएंगे जो कि हो रहे हैं, और एक पहले से थकी हुई फौज और बिखर जाएगी। यहां तक कि खुद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी पहले मुज़ाकरात का मशवरा दिया था, लेकिन ट्रंप ने इन तमाम बातों को एक तरफ रखा और 28 फरवरी को हमले का हुक्म दे दिया। और अब 6 महीने बाद जरा नतीजा देखिए। सुप्रीम लीडर अली खामनेई शहीद होते और उनकी जगह उनके बेटे मुश्तबा आ जाते हैं और पूरा निज़ाम अब एक सख्त गिर IRGC के हाथ में है जो अमेरिका से पहले से ज़्यादा नफरत करती है, बिल्कुल वैसे जैसे गबार्ड ने कहा था। बहर हुर्मुज़ बंद हो चुका है और उसमें जंग से पहले की सिर्फ 5वां हिस्सा ट्रैफिक रह गया है, बिल्कुल वैसे जैसे गबार्ड ने कहा था। अमेरिकी अड्डों पर हमले हुए हैं, 18 फौजी मारे जा चुके हैं, 700 से ज़्यादा जख्मी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे गबार्ड ने कहा था। यानी जो कुछ उसने एक एक करके बताया था वो सब आज एक एक करके सच भी हो रहा है। और इस पूरे मामले पर एक बहुत गहरा तजिया है जो खुद इजराइल के अपने माहिर हैं डैनी, उन्होंने दिया है। वो कहते हैं कि असल गलती सिर्फ ये नहीं थी कि अमेरिका ने ईरान के अगले कदम का गलत अंदाजा लगाया, बल्कि असल गलती इससे भी गहरी थी। डैनी कहते हैं कि ट्रंप और उसकी टीम ने ईरान के साथ जंग उसे ठीक से समझे बगैर शुरू की। वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक बड़ा खूबसूरत तजिया देते हैं। वो कहते हैं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि ईरान को समझने के लिए सिर्फ उसकी फौज या उसकी हुकूमत का अंदाजा काफी नहीं है, उसके लिए ईरान की तारीख को समझना जरूरी है, उसके मिजाज को समझना जरूरी है, उसकी कौमी गैरत को और उसके इनकलाबी नजरिए को समझना जरूरी है। और फिर वो एक और चौंका देने वाली बात करते हैं। वो कहते हैं कि खुद अली खामनेई बहुत से सख्त गिर फैसलों के सामने एक बंद थे, एक रुकावट थे। वो अमेरिका से सीधी जंग के मामले में अक्सर एहतियात बरतते थे, यानी उन्हें हटाने से ईरान नरम नहीं हुआ बल्कि एक ज्यादा खतरनाक, एक ज्यादा खतरा मोल लेने वाली क़यादत सामने आ चुकी है अमेरिका के लिए। अब डैनी एक बहुत सख्त सवाल पर अपनी बात खत्म करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या इस जंग ने व्हाइट हाउस को कुछ सिखाया भी है? और फिर खुद ही जवाब देते हैं कि अगर अमेरिका आज भी ये समझता है कि बस थोड़ा सा माशी दबाव ईरान को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा तो वो आज भी ईरान को समझने में नाकाम है। और डैनी की ये बात सीधी हमें अगली खबर तक लेके जाती है, क्योंकि जब फौजी ताकत नाकाम हो गई तो अमेरिका ने अपना आखिरी हथियार निकाल लिया। 24 अगस्त को नाज़रीन अमेरिका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने एक नई मुहिम का ऐलान किया है। उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट।
इसका मतलब क्या है? इसका मकसद यह है सीधा सीधा कि ईरान की मईशत की हर रग को काट दिया जाए, उसका तेल, उसकी शिपिंग, उसकी टेक्नोलॉजी, सोना, सब, ताकि उसकी हुकूमत गिरे। और इस मुहिम में अमेरिका ने 60 से ज़्यादा इदारों, लोगों और जहाज़ों पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इस मुहिम में भी वो पुराना छेद मौजूद है। बेसेंट ने पूरी दुनिया को धमकी दी कि जो भी मुल्क ईरान की मदद करेगा उसका भी अंजाम ईरान जैसा होगा, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। लेकिन चाइना ने इस बार भी झुकने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा है कि ईरान के साथ उसका लेन देन बिल्कुल बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। ये मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूं। और वो अपने मफादात की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा। यानी एक तरफ अमेरिका ने अपना आखिरी दांव खेला और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा हरीफ ईरान के साथ जो है वो चट्टान की तरह खड़ा हो गया। और जब कोई मुल्क अपनी फ़ौज से हार जाए और फिर अपने आखिरी हथियार माशी जंग पर उतर आए नाज़रीन, और वो भी कामयाब होता नज़र ना आए, तो समझ लीजिए कि उसने अपने पैर पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। और अब वो खबर जो साबित करती है कि अमेरिका किस हद तक मजबूर हो चुका है, अल अरेबिया की खबर है, जाके गूगल कर लीजिएगा नाजरीन। अल अरेबिया के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे। और वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये था कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी और अपनी पाबंदियां हटाने को तैयार है, बशर्ते कि ईरान बहर-ए-हरमुज़ खोल दे और अपने साथी जो गिरोह हैं उनके हमले रोक दे। अब ज़रा इस बात की गहराई को समझिए। वही अमेरिका जो कुछ दिन पहले तक ईरान को सफ़ेद झंडा लहराने का कह रहा था, आज खुद एक दूसरे मुल्क के ज़रिए ईरान को रोकने की पेशकश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ईरान से कह रहा है कि वो उस जून वाले मुआहदे यानी MOU पर वापस आ जाए, वही मुआहदा जिसे खुद अमेरिका ने तोड़ा था। और ईरान का जवाब क्या था? ईरान के मोहसिन रज़ाई ने आसिम मुनीर साहब से साफ साफ कह दिया कि पहले अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा और उस मुआहदे पर अमल करके दिखाना होगा। यानी अब शर्तें अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय कर रहा है। यही इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ है दोस्तों। और अब इस मोड़ पर एक बड़ा अहम तजिया है जो उस नए इत्तेहाद के बारे में है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, यानी मक्का मुआहदा, मक्का दिफाई मुआहदा। दोस्तों, ये तजिया जो है वो वली नसर ने किया है। उन्होंने एक बहुत नाजुक बात की तरफ इशारा किया जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर रहे होंगे, शायद मैंने भी इग्नोर कर दिया था उसको। वो कहते हैं कि एक तरफ हौसी सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल शाम में तुर्की के करीब हमले कर रहा है या तुर्की के फौजियों पे हमले कर रहा है इजराइल। इन दोनों सूरतों में उस मक्का मुआहदे के साथियों की तरफ से कोई मुश्तरका कार्रवाई नजर नहीं आई। अब बात तो सोचने वाली है, मक्का मुआहदे में क्या है? यानी नसर के मुताबिक फिलहाल ये इत्तेहाद सिर्फ कागज पर मौजूद है, अमली तौर पर वो अभी तक कोई किरदार अदा नहीं कर रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात सोचने को लगती है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की, इन तीनों में से किसी एक पर हमला होगा तो बाकी मुल्क मिलकर मदद करेंगे। सऊदी अरब पर हमले हौसी कर रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कर रहा है नहीं, तुर्की कुछ कर रहा है नहीं। तुर्की पर हमले कर रहा है इजराइल, तुर्की के फौजियों पर, ना पाकिस्तान कुछ कर रहा है ना सऊदी अरब कुछ कर रहा है। तो मक्का मुआहदा कब एक्टिवेट होगा दोस्तों? और अब हम इस पूरी कहानी के एक और किरदार की तरफ आते हैं, वो है नेतन्याहू, क्योंकि उसके गिर्द अब एक अजीब सी तन्हाई बढ़ती जा रही है। पहले एक हैरत अंगेज खबर देता हूं। अल जजीरा के मुताबिक खुद नेतन्याहू ने एक फोन इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान ने उसके एक बेटे को कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये जो मुबैना साजिश है ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी और उसके किस बेटे को निशाना बनाया गया। और इस दावे का जो वक्त बड़ा अजीब था कि उस वक्त आया जब उसके अपने ख़ानदान की जो हिफाजत का खर्चा है उस पर तनकीद हो रही है। आपको पता है इस वक्त इसराइल के अंदर एक नई बहस छिड़ चुकी है कि इसराइल इतना गैर महफूज हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर और उसके ख़ानदान की हिफाजत पर इसराइलियों के टैक्स का एक खतीर रकम जो है वो लग रही, पैसा लग रहा है। और मारियो नौफल के मुताबिक अमेरिका की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हिलरी क्लिंटन ने भी नेतन्याहू पर खुली तनकीद की है। उसने कहा है कि किसी के जहन में कोई शक नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू ने कितना संगीन नुकसान पहुंचाया है, सबसे पहले खुद इजराइल को और दूसरा पूरी दुनिया की नज़रों में इजराइल के बारे में जो तासुर था उसे, यानी जिसे भी कभी नागुज़ीर समझा जाता था, आज उसके अपने और उसके दोस्तों के अपने मुल्क के लोग भी एक बोझ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नेतन्याहू अमेरिका और अहले अमेरिका के लिए एक बोझ बन गया है और इस बात का खुद अदराक उनको हो चुका हुआ है। और अब थोड़ी देर के लिए दोस्तों इस जंग से हटकर उस घर की तरफ आते हैं जो कभी इस जंग का सरदार था, यानी अमेरिका, क्योंकि उसके अपने घर में भी अब एक आग लगी हुई है।
आपको याद होगा नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि कनाडा ने अमेरिका के साथ तिजारती जंग का ऐलान कर दिया। उस जंग का पहला हमला होने जा रहा है क्योंकि इसमें एक नई शिद्दत आ गई है। कनाडा के ओंटारियो जो सूबा है, वहाँ का ओंटारियो एक सूबा है, स्टेट है कनाडा की, वहाँ के वजीर आला डग फोर्ड ने अमेरिका को एक खुली धमकी दे दी है। उसने कहा है कि अगर ये तिजारती जंग और बढ़ी तो वो अमेरिका को बिजली और अहम मादनियात देना बंद कर देगा। और उसने एक बेहद सख्त बात दी कि उसने कहा कि मैं उन्हें काट दूंगा, तुम्हें ओंटारियो से रेत का एक जर्रा भी नहीं मिलेगा। और इस धमकी में बहुत दम है नाजरीन, मैं बताता हूं कैसे। अमेरिका, ओंटारियो जो है वो अमेरिका के 1.5 लाख घरों और कारोबारों को बिजली देता है। अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से की जो बिजली है वो ओंटारियो कनाडा के सूबे से आती है और उसके पास वो आले दर्जे का निकल एक धातु होती है और यूरेनियम भी है जो अमेरिका की दिफाई सनत और बिजली की जो उनके बिजली घर हैं उनके लिए ज़रूरी है। यानी एक तरफ अमेरिका बाहर जंग हार रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने सबसे करीबी हमसाए उसके अपने घर में उसका गला पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये कसूर भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का ही है। और इसी बेचैनी में अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठा लिया। AP एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका 2 लाख कारोबारी और जो टूरिस्ट होते हैं इनके वीज़े मनसूख करने जा रहा है। 2 लाख उन लोगों के जिन्होंने वहां पर पहुंचकर पनाह मांगी थी। ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी वीज़ा मनसूखी होगी। यानी जो मुल्क कभी पूरी दुनिया के लिए ख्वाब एक पनाहगाह था, आज वो अपने दरवाजे एक एक करके बंद कर रहा है। और अब इस पूरे सिलसिले के आखिर में दोस्तों एक सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। यह सवाल खुद इजराइल के अखबार हैरेट्स ने उठाया है। दोस्तों हैरेट्स क्या कहता है? हैरेट्स ने पूछा कि अगर सच में ईरान उस मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल हो जाए सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ, तो फिर ट्रंप क्या करेगा? अब जरा इस सवाल की गहराई को सोचिए। बरसों से अमेरिका की पूरी कोशिश यह थी कि ईरान को इस खित्ते में अकेला कर दिया जाए और आज हाल ये है कि इस खित्ते के बड़े मुल्क ईरान को अपने साथ शामिल करने की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ये इस पूरे खित्ते का नक्शा बदल देगा, क्योंकि जो मुल्क कभी एक दूसरे के मुकाबिल थे वो अब अमेरिका से हटकर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब जरा आज की पूरी कहानी को एक साथ देखिए कि एक तरफ एक मुल्क जिसे उसके अपने खुफिया इदारों ने खबरदार किया था कि भाई ये काम मत करो, ट्रंप ने फिर भी ये काम किया और वो एक ऐसे गड्ढे में फंस गया है ट्रंप कि वहां से अब निकल नहीं पाएगा। नाजरीन, इजराइल के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने, नेतन्याहू के साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। और इस वक्त जो है नाजरीन, कनाडा जो कि अमेरिका का इतना बड़ा साथी था, पुराना साथी था, नेटो का एलाय था, वो अमेरिका की बिजली काटने की बात कर रहा है। इस सूरत हाल में इससे बड़ी तन्हाई अमेरिका और नेतन्याहू के लिए नहीं हो सकती। ऐसी मजीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नाजरीन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।